अच्छा, आप G20 को सक्सेस मानते हैं, फेल्योर मानते हैं? तो वो G20 का एक फेलियर है। तो ना वन फैमिली हो रही है, ना वन अर्थ हो रहा है और ना ही वन फ्यूचर जो है सिक्योर हो रहा है। आज के डेट में जीडीपी भारत का कितना है? लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नहीं कि गलत धारणा के आधार पर हम जीडीपी कैलकुलेट। और ग्रोथ रेट जो सरकार कह रही है कि 7%, 6%, वो नहीं है, वो 1 या 2% ग्रोथ रेट। काले धन की अर्थव्यवस्था होने की वजह से 1.5 करोड़ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स देता है। सर, ये तो स्लोगन था, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास आबादी बढ़ रही है, तो फिर तीनों को देखते हुए इसका निदान कैसा है, कैसे लोग जिएंगे? ये कहना कि हमारे पास पैसा नहीं है सही नहीं है। हमारे पास साधन है ना, उसका इस्तेमाल हम सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी गलत है। दोस्तों, आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, बहुत ढूंढने पे हमको सर मिले जिनका नाम है प्रोफेसर अरुण कुमार साहब। सर, आपका स्वागत है। बहुत परेशान है पब्लिक, और हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे आदमी परेशान हैं। आप इतने दिनों से इकोनॉमिक पे काम कर रहे हैं, आखिर ये जो अभी नया नया G20 है, आपसे 4 टॉपिक पे बात करेंगे। G20 पे बात करेंगे, जीडीपी पे बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे। इस पे तो सबसे पहला जीडीपी जो G20 है हमारा, करीब करीब मीडिया में आ रहा है 400 करोड़ का सरकार ने खर्च किया है। इसका कैसा लगता है आपको? 400 करोड़ भी वापस आएगा या इसका भविष्य क्या है? आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, G20 जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन है। उसमें जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की, वो मिलती हैं, हर साल मिलती हैं, और बारी बारी से उसकी जो चेयरमैनशिप है वो एक एक देश से बदलती जाती है। तो इस साल हमारी बारी है, तो हमारा देश भारत वो उसका प्रेसिडेंट था, तो इसलिए हमारे यहाँ आया। अब सवाल ये कि ये एक डिप्लोमेटिक वो है। डिप्लोमेटिक इसलिए क्योंकि आज दुनिया में अगर आप देखें तो 2 गुट बन गए हैं और उनके बीच में कोल्ड वॉर हो रही है। एक तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब हैं। दूसरी तरफ जो अमीर देश हैं, जो अमेरिका के सदारत में ये कर रहे हैं अपना, इनके बीच में ठनी हुई है यूक्रेन वॉर की वजह से। तो अब G20 का काम था कि वो इस वॉर में कुछ इंटरवीन करके सारे एक साझा बना के कि वॉर ख़त्म हो। क्योंकि आपने देखा पिछले 1.5 साल में लाखों लोग मर गए, या उनको जो है चोट आई या परेशानी हो गई, है ना, तरह तरह की। तो जब इतना बड़ा वो युद्ध चल रहा है, जहाँ जिसकी वजह से सारी दुनिया में परेशानी आ गई, सारे सप्लाई बॉटलनेक हो गए, वहाँ से गेहूं वगैरह जो खाद्यान्न पदार्थ हैं वो नहीं निकल पाए, फर्टिलाइज़र नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से जो अफ्रीका के देश हैं, बाकी देश हैं, उनमें परेशानी आई, इन्फ्लेशन तेज़ हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ जो सारी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं उन पे रोक लग गई, तो यूरोप में इन्फ्लेशन तेज़ हो गया, जर्मनी में रिसेशन एक तरह से आ गया, ब्रिटेन में परेशानी हो गई। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो G20 को मिलके उसका एक समझौता कुछ कर लेना चाहिए था। तो G20 में सर 20 आपने बोला दुनिया के 20 सबसे बड़े देश, लेकिन अभी तो मिडिल ईस्ट वाले भी बहुत आ गए इसमें ये बांग्लादेश आ गए, जिसकी इकोनॉमी हम पहले कहते थे बहुत खराब है। उनको इनवाइट किया गया पर वो मेंबर नहीं है G20 के। अच्छा, मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे G7 है, तो G7 मतलब 7 जो अमीर देश हैं उसमें इनवाइट कर लेते हैं कुछ औरों को भी, है ना, जैसे कि भारत को भी इनवाइट किया, किसी और को भी इनवाइट किया। पर G20 में 20 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की, वो बैठती हैं और उसके साथ वो इनवाइट कर लेते हैं कुछ और लोगों को। तो भारत ने इनवाइट किया जैसे अफ्रीकन यूनियन को भी, और उसका मेंबर भी बना दिया इस बार, है ना। तो इस तरह से इजिप्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सबको भी इनवाइट कर लिया कि ये लोग भी आके पार्टिसिपेट करें उसमें, है ना। तो पर वो मेंबर नहीं है। तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया जब बांग्लादेश को बुलाया? वो तो चलिए, जो भी पॉलिटिक्स है वो तो अलग चीज है ना। अच्छा, आप G20 को सक्सेस मानते हैं, फेल्योर मानते हैं? नहीं, तो इसलिए मैं एज ए इकोनॉमिस्ट, हाँ, इसलिए मैं उस पर आ रहा था कि जो G20 का रोल है वो समझना चाहिए कि G20 जो सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्था हैं उनका एक गठबंधन है। तो उनका रोल ये होना चाहिए कि जो दुनिया की समस्याएं हैं
उसको सॉल्व करें, क्योंकि जो इंडिविजुअल देशों में समस्याएं हैं वो तो इंडिविजुअल देश अपना जो रिजॉल्व करेंगे, पर लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले तो ये युद्ध है, फिर दूसरा गरीबी है, तीसरा पर्यावरण है, पर्यावरण ज़बरदस्त नष्ट हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि अभी तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर 1.2 डिग्री ऊपर है। उसी में आप देखिए हर रोज़ नई आफत, अभी लीबिया में हो गया, उसके पहले हवाई में हो गया, उसके पहले कनाडा में हो गया, बीजिंग में हो गया, भारत में सारे पहाड़ों पे जो कितनी परेशानी आई, स्पेन में हो गया, जर्मनी में ज़बरदस्त बाढ़ आ गई, सब जगह हो रहा है उथल। तो हमें तो आज ये सोचना है कि कैसे हम इसको रिवर्स करें कि 1.2 के ऊपर ना जाए, है ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि 1.5 तक चला जाएगा। अब 1.5 डिग्री अगर ऊपर चला गया तो फिर तो आफत कितनी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए 1.2 से ही रिवर्स करना चाहिए। उसके लिए जो कंज्यूमरिज्म है दुनिया में उसको रोकना ज़रूरी है। अब कंज्यूमरिज्म कहाँ पे है? अमीर देशों में है, और जो गरीब देश है उनमें अमीरों का कंज्यूमरिज्म है। तो इसको कंज्यूमरिज्म को कैसे रिवर्स करना है उसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन कंज्यूमरिज्म को रिवर्स करने का मतलब है इंडस्ट्री फिर जो सेल नहीं कर पाएगी अपने जो गुड्स, तो फिर इसलिए उसको जो बेनिफिट होगा, तो इसलिए कह रहे हैं 1.5, जबकि होना ये चाहिए कि जो 1.2 से नीचे 1.2 से अब घटाना चाहिए, न कि उसको 1.5 तक बढ़ने का अलाउ कर देना चाहिए। तो 1.5 तक जाएगा तो दुनिया में तो और हाहाकार हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े साइक्लोन, हीट वेव, जैसे भारत जैसे देश में अब आप देखिए जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जब पानी बरसना चाहिए तो नहीं बरस रहा, जब नहीं बरसना चाहिए तो बरस रहा है, उससे खेती पे असर हो रहा है। पिछले साल हमारा वीट क्रॉप जो गेहूं की फसल है उस पर असर हुआ, इस बार हमारे पैडी के क्रॉप पे असर हुआ क्योंकि बारिश लेट हो गई, है ना। तो इससे क्या है कि उत्पादन में असर पड़ेगा, तो उससे इन्फ्लेशन। तो मतलब हमारे पास भंडार होते हुए भी आप देखिए भारत में गेहूं के, चावल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका असर गरीब आदमी के ऊपर होता है। तो इसलिए हमें तो इससे रिवर्स करना है। तो वो G20 का एक फेलियर है कि वो एग्री नहीं किए। उनको एक कॉल देना चाहिए था, यूक्रेन में युद्ध रोकना, कि कैसे रुकेगा, फिर जो हमारा पर्यावरण है वो कैसे ठीक होगा, फिर जैसे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें क्रिप्टो वगैरह की बात चल रही है। अब क्रिप्टो के आने से तो गरीब और गरीब हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्रिप्टो करेगा नहीं, जो अमीर लोग हैं वही क्रिप्टो में उससे पार्टिसिपेट, लेकिन उसका असर हमारे बैंकिंग पे पड़ेगा, उसका असर हमारे सेंट्रल बैंक पे। तो क्रिप्टो पे तुरंत इनको कदम लेना चाहिए था। फिर जो टेक्नोलॉजी है, जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ना, जो आप देखें कि तरह तरह से चैट GPT और ये सब हो रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, उसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा स्किल्ड वर्कर के ऊपर भी। उसके बारे में तुरंत सोचना चाहिए था, कुछ भी नहीं ये सब किया। तो एक एग्रीमेंट जो हमने जो डिक्लेरेशन अनाउंस कर दिया, पर उसका मतलब कुछ नहीं निकल रहा। जो किसी बड़े लीडर ने कहा कि ये बहुत बड़े लीडर कि ये G20 का समिट नहीं था, ये मोदी जी का इलेक्शन कैंपेन शुरुआत था। ये बहुत बड़े लीडर ने कहा है, आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, अखबार में। चलिए वो तो देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात है ना। नहीं, इंटरनेशनल लेवल के लीडर ने कहा था सर। वो ठीक है, पर मतलब हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, देखिए हर एक नेता उसका फ़ायदा उठाता है, पर सवाल ये है कि G20 का महत्व क्या है। G20 का महत्व ये होना चाहिए कि सब लोग बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्था हैं, जो दुनिया की 80% जो अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या सही कदम उठा रहे हैं दुनिया के फ्यूचर के लिए, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी एक ही है। जी। और स्लोगन भी ये दिया, वन अर्थ वन फ्यूचर। तो वन अर्थ का मतलब कि इस पृथ्वी को कैसे प्रिजर्व करेंगे और फ्यूचर बेहतर कैसे बनाएंगे। हम फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जो आज करना चाहिए वो नहीं कर रहे, तो फिर मतलब कि आगे भी समस्या और विकट हो जाएगी, है ना। तो वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली की जो बात है, वन फैमिली में इतनी असमानता कैसे हो सकती है। तो ना वन फैमिली हो रही है, ना वन अर्थ हो रहा है, और ना ही वन फ्यूचर जो है तो सिक्योर हो रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी मिस्टर मोदी ने किया अपने जो फ्यूचर के लिए, अपने जो पॉलिटिक्स के लिए, हमें G20 को देखना चाहिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं है तो G20 का कोई खास मतलब नहीं निकलता है ना। वो आके बहुत सारे लोग मिलके और अपना जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है उसको प्रिजर्व करना, है ना, बस वहीं तक सीमित रह जाता है। ठीक है सर, आप ये बताएं, पिछली बार आपने 1-1.5 साल 2 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था, आपने बताया था GDP का असल आज के डेट में GDP भारत का कितना है? देखिए ऐसा है कि आंकड़ा जो आ रहा है
पिछले बार आपने तो माइनस तक आप चले गए थे गिना के कि ये हुआ 6 में से ये निकाल दीजिए तो माइनस जीडीपी, आज भी वही है। तो जीडीपी के बारे में दो चीजें समझनी होती है ना, एक तो कितना उत्पादन है जी, दूसरा वो उत्पादन कितना बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट है ना। तो जीडीपी और जीडीपी का ग्रोथ दो चीजें हो गई है ना। तो अगर उसका ग्रोथ सही नहीं है तो जीडीपी उतना ज्यादा नहीं है। तो मेरा मानना है कि नोटबंदी के बाद से जो जीडीपी का ग्रोथ है वो कम हो गया, बल्कि नेगेटिव हो गया कई बार, क्योंकि हमारे देश में एक तो संघर्ष क्षेत्र है और एक असंघर्ष क्षेत्र है। तो संघर्ष क्षेत्र तो बढ़ रहा है लेकिन असंघर्ष क्षेत्र गिरावट पे है। ये असंघर्ष क्षेत्र जो है उसमें 94% लोग काम करते हैं, उसका उत्पादन 45% है। तो अगर उसमें गिरावट है तो फिर हमारा जीडीपी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। तो सरकार तो सिर्फ अपना जो जीडीपी नापने का तरीका है वो है संघर्ष क्षेत्र के आधार पे, तो वो तो असंघर्ष क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि गलत धारणा के आधार पे हम जीडीपी कैलकुलेट तो इसका मतलब है कि अभी भी अगर आपके पुराने इंटरव्यू 2 साल पहले लें तो जीडीपी अभी भी माइनस में है। नहीं, तो जीडीपी का जो लेवल है वो उतना नहीं बढ़ रहा जो सरकार कह रही है कि हमारा 7% बढ़ रहा है। जी। मेरे अनुसार वो 1% या 2% से ज्यादा नहीं बढ़ा है पिछले 7 साल में। और पैंडेमिक के दौरान तो गिरावट ही आई, उसमें जबरदस्त गिरावट आई है ना। तो कुल मिला के अभी हमारा जीडीपी 2016-17 के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो यानी कि हमारे जो सरकार कह रही कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, मेरा मानना है कि नहीं, हम 8वीं या 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं नहीं है। दूसरी बात ये कि जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ था वो पैंडेमिक के पहले ही गिर रहा था। मतलब ऑफिशियली जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा असंघर्ष क्षेत्र के आंकड़े, चलिए मैं मान लूँ कि 1 मिनट के लिए कि सरकार जो कह रही है वो ठीक है, तो उनके आंकड़ों के हिसाब से भी वो जो 8% का ग्रोथ रेट था वो पैंडेमिक के पहले गिर के 3.2% हो गया। और अभी भी अगर आप देखें तो अगर 2019-20 से अभी कंपेयर करेंगे तो हमारा सिर्फ 3.5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है ऑफिशियली, यानी ग्रोथ रेट हमारा 3-3.5% ही है। और अगर असंघर्ष क्षेत्र जोड़ लें तो वो 0 के करीब पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमारा ये कहना कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 5 साल में, वो भी नहीं होने वाला। तो जब जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी का लेवल भी उतना नहीं बढ़ेगा। तो जो सरकार कह रही है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन की हो गई है ना, मेरा मानना है $3.5 ट्रिलियन की नहीं है, ये उससे काफ़ी कम है। और ग्रोथ रेट जो सरकार कह रही है कि 7%, 6%, वो नहीं है, वो 1 या 2% ग्रोथ रेट है। अच्छा सर, आप एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको आइडिया होगा पिछले 10 साल में भारत में कितना इन्वेस्टमेंट आया? मुझे एकदम से आंकड़ा तो याद नहीं है जी, है ना, पर ये कह रहे हैं कि भाई $70 बिलियन अभी आ रहा है फॉरेन। नहीं रहा, पिछले 10 साल से पूछ रहा हूँ सर। अभी $70 बिलियन आ रहा है, और जो मतलब पिछले सालों में आया है उसको अगर आप जोड़ लें 10 साल में अगर एवरेज में $30 बिलियन हो गया तो $300 बिलियन आया होगा, है ना। और उसके साथ जो फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं, जो भारतीय लोग बाहर काम करते हैं, वेस्ट एशिया में करते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन वगैरह में, यूरोप में, वो भेजते हैं, वो भी 50-70 बिलियन डॉलर करीब होता है। तो यानी जो फॉरेन जो कैपिटल फ्लो है हमारे देश में वो करीब समझिए कि 100-125 बिलियन डॉलर का पर ईयर होगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड में हमारा डेफिसिट है, ट्रेड में बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। अब जैसे चीन है, चीन से तो हमारा बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, क्योंकि उनसे अगर कंपेयर करें तो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं कुछ $17 बिलियन और इंपोर्ट करते हैं $100 बिलियन करीब, तो उनसे हमारा करीब $70-80 बिलियन का डेफिसिट है। तो हमारा ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो कवर होता है ये कैपिटल अकाउंट से। अच्छा सर, इसी इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा अभी MOU साइन हुआ है सऊदी के क्राउन प्रिंस से $20 बिलियन का। 2019-20 में वो आए थे तो $100 बिलियन का उन्होंने साइन किया था MOU। 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो जब 100 बिलियन में नहीं आया तो आज 20 बिलियन में हम क्या उम्मीद रखें कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में, जबकि वही सऊदी मलेशिया में 2019 के बाद मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया में दुनिया भर के रिफाइनरीज लगा चुके हैं। तो क्या उम्मीद करें कि कम से कम $20 बिलियन भी अभी आएगा इस जी समिट के कमिटमेंट में? अब देखिए किस चीज़ में आएगा, कहाँ आएगा। पहले रिफाइनरी की बात थी जी, जो रिलायंस से हुआ, रिलायंस के साथ जो हुआ था कि वो रिफाइनरी खरीदेगी कुछ,
जी तो वो तो हुआ नहीं, है ना। जी अब अभी जो बात चल रही है एक वो कॉरिडोर बनाने की, जी भारत वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच में कॉरिडोर जी बनाने की, है ना। जो कॉरिडोर पास करेगा सऊदी अरेबिया से हाइफा पोर्ट जाते हुए और फिर वो इटली वगैरह जाते हुए वो यूरोप पहुंचेगा। तो हो सकता है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो उसके लिए $20 बिलियन की बात चल रही हो। तो अब ये तो निर्भर करेगा कि कितना आप उसको डेवलप करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की। लुक ईस्ट पॉलिसी में था कि हम मणिपुर के थ्रू, थाईलैंड के थ्रू करके वो जो कॉरिडोर बनाएंगे, वो भी अभी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं जो प्लानिंग होती है, पर प्लानिंग कब जब फ्रैक्टिफाई करती है, कब प्लानिंग पूरी होती है, ये तो कहा नहीं जा सकता। ये निर्भर करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, दुनिया में क्या चल रहा है। अब दुनिया में तो इतना उथल पुथल है कि जब जैसे कोरोना आ गया, कोरोना के बाद यूक्रेन वॉर आ गई, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि इतनी बुरी गिरावट होगी अर्थव्यवस्था में। अब अभी भी जैसे कि निपा शुरू हो गया है केरला में, उसका कितना असर रहेगा, आगे क्या होगा। तो अभी बहुत लेवल पे मेरा मानना है कि आगे बहुत ज़्यादा हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए हमें कुछ सर्टेनिटी चाहिए, और इस समय अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। अगर यूक्रेन युद्ध इसी तरह चलता रहा तो जो दुनिया में और भी ज़्यादा उथल पुथल चलती रहेगी। तो इसलिए अभी प्रिडिक्ट करना कि कितना ये $20 बिलियन में से आएगा नहीं आएगा, ये तो अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सर अभी एक अखबार, हाँ, गार्डियन लंदन का अभी स्टेटमेंट आया था पिछले 10 दिन पहले। उसमें था कि मिडिल ईस्ट में $350 ट्रिलियन स्पेयर में पड़ा हुआ है और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो क्या भारत ऐसा उनको नहीं दिख रहा है इन्वेस्टमेंट? इतना बड़ा एरिया है, सब कुछ है, तो ये इन्वेस्टमेंट भारत में क्यों नहीं आया? कम से कम इसका आधा भी आ जाता, $1 ट्रिलियन ही आ जाए तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं, ऐसा है कि देखिए, जो बात है कि ये वेस्ट एशिया कहलाता है जी मिडिल ईस्ट, तो जो इंपीरियल पावर से इसको मिडिल ईस्ट बोलते थे, हम लोग तो इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं जी क्योंकि एशिया के वेस्ट में है जी ना? उनके लिए मिडिल ईस्ट है ना, पर हमारे लिए तो वेस्ट एशिया है, तो इसलिए हम लोग उसको वेस्ट एशिया बोलते हैं ना। ये वेस्ट एशिया में ऑयल, पेट्रो डॉलर्स की वजह से बहुत वेल्थ आई है। तो वो जो वेल्थ है वो जगह जगह उन्होंने सॉवरेन फंड वगैरह क्रिएट करके इन्वेस्ट किया है ना। अब वो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की जो जीडीपी है, वो अगर उसका हिसाब लगाएं तो करीब 3% के करीब पड़ता है ना, दुनिया की जो है ना। तो मतलब कोई इतना बड़ा अर्थव्यवस्था नहीं है जितना कि जैसे चीन हो गया या अमेरिका हो गया, या वहाँ पे हमारे यहाँ गरीबी बहुत है। तो हमारे यहाँ उतनी समृद्धि नहीं है, उतना डिमांड नहीं है जितना कि प्रति व्यक्ति जर्मनी में, बाकी और जगह होता है। तो वो लोग भी देखेंगे कि कितना कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट भी आना चाहिए जी। तो प्रॉफिट तो तब आएगा जबकि डिमांड सुटेबल नहीं है उस, मतलब डिमांड इतनी नहीं है हमारे यहाँ जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत हैं, 140 करोड़। अब हमारे 142 हो गए सर। हाँ, चीन से भी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन हो गई है ना। तो लोग हैं, पर उसमें से 90% तो गरीब हैं। मतलब अति गरीब ना हो, अति गरीब की संख्या तो सरकार कह रही है कि अब तो जो 23 करोड़ रह गई है, पर 23 करोड़ से जो है अगर वो 5 रुपये या 10 रुपये प्रतिदिन ज़्यादा भी कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो अमीर हो गए, वो फिर भी गरीब हैं। तो अभी जैसे ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल सरकार ने शुरू किया जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई सरकार को कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, तो उन्होंने ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया। तो ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। उन 30 करोड़ में से 94% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये प्रति माह से कम कमा रहे हैं। तो 10,000 रुपये तो गरीबी की रेखा के पास ही है, यानी कि 94% जो कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। तो इतनी गरीबी में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकते, आपकी डिमांड इतनी नहीं हो सकती, तो इतना ग्रोथ नहीं हो सकता जितना होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा मार्केट इतना बड़ा नहीं है जैसे कि और देशों में हो सकता है, तो उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आएगा। सर ये 2 सवाल थे हमारे कि 3.5 ट्रिलियन मिडिल ईस्ट के पास स्पेयर पैसा कहें कि है, वो ढूंढ रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। 20 बिलियन, अब ट्रिलियन से बिलियन आ गए, 20 बिलियन का अभी MOU क्राउन प्रिंस करके गए। वहीं एक सवाल ये है कि अभी G20 के पहले या बाद में
यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा ट्रेड डील विथ इंडिया इज नॉट गारंटीड। ये कितना डिफर हो रहा है 3 बात में? नहीं, देखिए ऐसा है कि ट्रेड डील जो होता है ना जी, किसी भी 2 एंटिटी के बीच में जो ट्रेड डील होता है वो दोनों अपना इंटरेस्ट देखते हैं जी। तो जो यूके का इंटरेस्ट है और जो भारत का इंटरेस्ट है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए बहुत समय से ये ट्रेड डील की बात चल रही है। लेकिन वो जो चाहते हैं वो हम नहीं देना चाह रहे, हम जो चाहते हैं वो नहीं देना चाह रहे। तो ट्रेड डील तो उसी के बीच में होता है जहाँ पे कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए कि दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है। अब इसके एक उदाहरण दूं कि अभी रीजनल कोऑपरेशन की जो बात थी आरसेप, जिसमें सारा चाइना, इंडो पैसिफिक ओशन वगैरह के जो चारों तरफ हैं, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, उन्होंने डील साइन किया। भारत ने नहीं साइन किया। क्यों नहीं साइन किया? क्योंकि जो चीन है उसको डोमिनेट करेगा आरसेप को। तो हम नहीं चाहते कि चीन के डोमिनेशन में हम जाएं, है ना। पर हम गए तो थे साइन करने। तो अगर हम बाहर रहते हैं तो भी प्रॉब्लम है, अंदर जाते हैं आरसेप के तो भी प्रॉब्लम है। भारत की समस्या क्या है? हम टेक्नोलॉजी में कमज़ोर हैं। हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो जिसको हमारे पास है क्या सर? जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो डोमिनेट करेगा। अब देखिए जैसे कि अभी जो यूएस के साथ टेक्नोलॉजी का डील हुआ तो हम G414 इंजन ले रहे हैं, पहले G404 इंजन था। G404 इंजन तो 1980s की टेक्नोलॉजी का है, G414 1990s के टेक्नोलॉजी का है, वो भी अभी 30 साल पुराना है ना। वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो दे नहीं रहे हैं हमें। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी में कमज़ोरी की वजह से हम चीन से पिछड़ गए हैं। तो चीन से बहुत सारा माल आता है, इसीलिए उनका 70-80 बिलियन डॉलर का सरप्लस है हमसे, है ना। बाकी और देश हैं उनका भी हमसे सरप्लस है, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी में सप्लाई करते हैं, जैसे चीन है, वहाँ से आपके जो दवा बनाने के APIs हैं वो आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स आते हैं, ये सारी जैसे टेलीकॉम का हुआवेई है, उसने 5G का बना लिया, है ना। तो वो तरह तरह के, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हमें सस्ती सप्लाई कर देते हैं। जैसे गणेश की मूर्ति हो गई, लटाई हो गया, मांझा हो गया, पतंग हो गई, है ना, जब बैटरीज हो गई, ये सब भी वहाँ से आती हैं, खिलौने हो गए। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की और उन्होंने स्केल में प्रोडक्शन किया, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट रहा है उसकी वजह से, और संगठित क्षेत्र भी है वो भी उसमें कम्पीट नहीं कर पा रहा है। तो जो ये ट्रेड डील होते हैं ये निर्भर करते हैं कि आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट है और म्यूचुअल इंटरेस्ट कितना सेटिस्फाई हो रहा है, और उसमें टेक्नोलॉजी बहुत अहम होती है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसको सुपीरियर चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर आप जब पिछड़ जाते हैं। तो हमें डर ये है कि हम ट्रेड डील करेंगे तो हमारा मार्केट उनके हाथ में चला जाएगा। यही प्रॉब्लम है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कॉरिडोर बनाने की, कि इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप का कॉरिडोर, वो कॉरिडोर का फ़ायदा भी यूरोपियंस ले जाएंगे, इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि तो फिर वो क्यों बना रहे हैं सर हम लोग जानबूझ के, फिर ये गड्ढे में जा रहे हैं? ये क्या है कि ये समझ प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, और ये हम अभी बात ठीक से समझ नहीं रहे कि जैसे जब कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटेन हमारे ऊपर हावी हो गया था तो उन्होंने अपने रूट्स बना लिए और उससे हमारे मार्केट पे हावी हो गए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो चाहती है इस तरह का हो जिससे कि वो अपना माल वहाँ सप्लाई कर पाएँ, पर उनकी बड़ी इंडस्ट्री भी तो सप्लाई करेगी, वो हमारे जो असंगठित क्षेत्र उसको फिर जब और जो धराशायी कर देगी। तो ये हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके सेल्फ इंटरेस्ट और जो वहाँ की जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, पर भारत के सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं सर्व करेगा। तो भारत के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये जो कॉरिडोर है ये भी माना जाए कि ठीक नहीं है? मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें सबका इंटरेस्ट देखना चाहिए, सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री का इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। अब साल आते हैं रिजर्व वर्सेस डेब्ट। आज 680 के मुकाबले हम लोग करीब 600 बिलियन डॉलर है, ये करीब 80 बिलियन डॉलर का है। 2014 के पहले हम लोग शायद 38 लाख पर हेड, आप भी कर्जदार हैं, हम भी कर्जदार हैं सब, आज हो गया है 1,10,000। ये जो इतना बड़ा गैप है ये कैसे मेंटेन करेगा, इसका क्या निदान है? देखिए कई तरह का होता है। एक तो डेट है जो आपने देश के अंदर लिया, कर्ज है ना सरकार ने जी, और एक जो बाहर से लिया, ये बाहर का है सर। हाँ, ये जी। तो जो अभी हमारा रिजर्व है जो करीब 600 बिलियन डॉलर का,
तो वो हमने जो कैपिटल फ्लोज आए उसके आधार पे बिल्ड किया। मैंने कहा ना ट्रेड डेफिसिट है हमारा, ठीक है ना, तो ट्रेड डेफिसिट को कवर किया जो कैपिटल फ्लोज है ना, उसमें जो बाहर से एफडीआई आया, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया, उसके आधार पे है। तो करीब करीब $600 बिलियन का जो हमारा इस समय रिजर्व है, उतना ही करीब करीब हमारा फॉरेन डेट है। तो यानी कि ये जो रिजर्व बिल्ड हुआ है वो हमारे डेट पे हुआ है। लेकिन इसमें क्योंकि जो कुछ लॉन्ग टर्म होता है, कुछ शॉर्ट टर्म होता है, तो इसलिए अभी कोई खतरा ऐसा नहीं है कि वो तुरंत लोग पैसा बाहर निकालने लगेंगे और उसके बेसिस लेकिन इंडिविजुअल कर्जदार जो हम आप हो गए सर, कहाँ 34-35 लाख से अब लाख में 1,10,000 करोड़, 34-35 हज़ार से 1,10,000, तो वो ऐसा है कि देखिए जीडीपी भी तो उतना बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय भी तो उतनी बढ़ गई है ना, तो हमें कंपेयर करना चाहिए। ये खतरे की घंटी नहीं है, नहीं अभी नहीं है, है ना। अभी ये देखिए कि जो हमारा सरकार का डेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो करीब 75% है जीडीपी का, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका 20-30% होता है। तो जो ये जो डेट है इसको हमें रीपे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए बाहर का, और अंदर हमें टैक्स रेवेन्यू, है ना। तो टैक्स रेवेन्यू अगर हमारा ठीक से आता रहेगा तो हम अंदर का अपना डेट पे कर देंगे। आपने कहीं बताया था कि टैक्स रेवेन्यू कहाँ आता है साहब, 1 करोड़ आदमी सिर्फ टैक्स दे पाते हैं ठीक ठाक। जी हाँ, जी हाँ, काले धन की अर्थव्यवस्था होने की वजह से 1.5 करोड़ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स देता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा जीएसटी है, बाकी है ना, वो तो हर एक को, आपने जूता खरीदा, चप्पल खरीदा, कटोरी खरीदी, आपने स्कूल बैग खरीदा, सब पे वो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा अमीरों पे पड़ना चाहिए, पर हमारे यहाँ क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ है, तो अमीर जो हैं वो बच के निकल जाते हैं। तो कम से कम 5% लोग हैं जो इफेक्टिवली हमें टैक्स देना चाहिए, लेकिन 1.1% ही दे रहे हैं टैक्स। तो काले धन की अर्थव्यवस्था तेज़ होने से हमारा टैक्स कलेक्शन उतना नहीं है। अगर ये टैक्स कलेक्शन सही होता तो हमारा डेट भी इतना नहीं होता, क्योंकि बजट में फिर सरप्लस हो जाता। बजट में अभी डेफिसिट है, इसलिए सरकार को बोरो करना पड़ता है। आप इतने दिन के अपने ये इकोनॉमिक कैरियर में कभी सरप्लस हुआ है क्या? हमारे यहाँ देखिए, जिसको रेवेन्यू सरप्लस बोलते हैं, रेवेन्यू अकाउंट में, वो 1980-81 तक रेवेन्यू सरप्लस हुआ करता था। 81 तक था। हाँ, 80-81, उसके बाद वो डेफिसिट हो गया। और जब रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है तो उससे फिर हमें बोरो करना पड़ता है अपने करंट कंजम्पशन के लिए। तो हम एक तरह से मतलब वो फिर डेट बढ़ने लगता है। तो अगर हमारा काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो रेवेन्यू सरप्लस में कन्वर्ट हो जाता, और रेवेन्यू सरप्लस होता तो हमें इतना बोरोइंग नहीं करना पड़ता। तो अभी बजट में जो सबसे बड़ा आइटम है वो है इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि हमने इतना बोरो किया हुआ है कि वो इंटरेस्ट में चला जाता है ना। तो इसलिए अगर काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लेते तो भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी अलग होती, क्योंकि आपका रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होता, आपको इतना बोरो नहीं करना पड़ता, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता बजट से। तो वो जो पैसा बचता वो आप जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बाकी और चीज़ों में लगा। ब्लैक मनी सिर्फ इंडिया में ही है या और जगह भी है? सारी दुनिया में है। इंडिया में ज़्यादा है? इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि जो उन्नत देश हैं जैसे कि यूरोप के हो गए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गए, या जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन वगैरह हो गए, तो वहाँ पे बहुत कम है, वहाँ पे 1-2-5% ऐसे होता है। हमारे यहाँ मेरे अनुसार करीब 60% काले धन के। 60%? जी हाँ। ओफ, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है सर। हाँ। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट पर आते हैं सर। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति गंभीर से गंभीर की तरफ जा रहा है। आखिर इसका कोई समाधान है या देश में कोई एक नया रेगुलेशन तो नहीं आ जाएगा इसकी वजह से, जो पहले हुआ है 50 साल 100 साल पहले? देखिए, हमारे जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के ना, वो आंकड़े सही इस माने में नहीं हैं कि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सर, ये गवर्नमेंट का है, 2014 से लेके 2023 का आज के डेट में करीब करीब 8% है, और 2014 में 5.4% था। ये गवर्नमेंट का है। कभी भी ये बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हमको लगता है ये जो आबादी बढ़ रही है उस पे भी ये असर पड़ता है क्या? देखिए, जो बेरोजगारी होती है वो सिस्टम के होती है, सिस्टम की वजह से होती है ना। और अभी जैसे आप सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, तो सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि 2018-19 में वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया था, 45 साल के रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया था, है ना जी। तो 2020 में सर 8 था एग्जैक्ट 8%। हाँ, तो
बेसिकली मैं ये कह रहा था कि ये आंकड़े भी एक तरह से सही पिक्चर को नहीं दिखाते हैं। वजह ये है कि हमारे देश तो में सर सही अगर नहीं दिखाते हैं इसका मतलब ये इससे ज़्यादा होगा। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे जो बेरोज़गारी के आंकड़े हैं, हमारे यहाँ बेरोज़गारी क्यों नहीं दिखती? क्योंकि गरीबी है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अब जैसे वेस्ट में अमीर देशों में है, अगर आपका रोज़गार ख़त्म हो जाता है तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, तो आप बेरोज़गार रह सकते हैं। पर हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो मिल रहा है ना सोशल सिक्योरिटी, इसको तो लोग समझ रहे हैं। गांव में गरीब लोग 5 किलो अनाज चल रहा है साहब, और 6,000 रुपया साल में, तो ये तो किसानों का है ना। हाँ, तो ये तो वो बेरोजगारी की वजह से नहीं है ना। जो बेरोजगार है उसको, जो वेस्ट में जो अमीर देश है वहाँ पे भत्ता मिलता है। अगर आपका जो रोजगार चला जाता है तो आपको 18 महीने तक, 9 महीने तक एक भत्ता मिलता है, तो आप दूसरा काम ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो जो गरीब आदमी उसको तुरंत कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो तो भूखों मर जाएगा। जैसे कि आपने देखा पैंडेमिक के दौरान, है ना, बहुत सारे जो 80% जो लोग माइग्रेट किए, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी बचत नहीं है कि हम एक हफ्ते का राशन खरीद पाएँ, तो इसलिए हमें गाँव जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक स्थिति अलग है, एडवांस देशों में अलग है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो 4, 5, 7, 8% दिखते हैं। एक्चुअल सिचुएशन क्या है? जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड इतने नहीं है जितने अंडर एम्प्लॉयड हैं। वो मतलब बाजार में, चौक में खड़े रहते हैं, उनको हफ्ते में 1-2 दिन काम मिल जाता है, या अगर दिन में काम मिला तो 1-2 घंटे का काम मिल गया। मनरेगा वाले जो सिस्टम है, नहीं, मनरेगा तो अलग चीज़ है। मनरेगा एक अलग चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बाजार में जो जाते हैं काम ढूंढने हैं, तो जैसे रिक्शे वाला है, वो 12 घंटे खड़ा रहेगा तो उसको 2-3 घंटे का काम मिल जाएगा। जो चौक है वहाँ पे फावड़ा कुदाल लेके जो खड़ा है, उसको कभी हफ्ते में 1-2 दिन काम मिल जाता है ना। रोज़ काम नहीं मिल पाता है, या अगर काम मिला तो 2-3 घंटे का काम मिल गया, तो उसको अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो हमारे यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तीसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है कि कृषि में, जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि कृषि में अब काम पैदा नहीं हो रहा। वहाँ पे मैकेनाइजेशन बहुत हो गया है। वहाँ पे बड़े बड़े हार्वेस्टर, कंबाइन, ट्रैक्टर, जो थ्रेशर्स, जो बाकी और मशीनें आ गई हैं। तो वहाँ पे आदमी खेत पे जाता है लेकिन काम नहीं है, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और चौथा जो है, जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, सबसे बड़ी तादाद तो उन्हीं की है, उसमें महिलाएं हैं और जो शिक्षित नौजवान हैं। तो 15 से 29 साल के बीच के जो बच्चे हैं, जितना शिक्षा ज़्यादा है उतने वो बेरोज़गार हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की डिग्री है उतना उस तरह का काम नहीं मिल रहा। तो समय लगा रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल वो एग्ज़ाम लेते रहते हैं, कोई पुलिस का, कोई आर्मी की भर्ती का, कोई बैंक का, कोई किसी का। तो तरह तरह की बेरोज़गारी है। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें दिखाया कि 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ लोग हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है। तो ये जो समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है कि इन 28 करोड़ को कैसे हम काम दें, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 32 करोड़ जो कमाते हैं उनको 140 करोड़ को सपोर्ट करना पड़ता है। तो यानी हर व्यक्ति को 4 को सपोर्ट करना है। अगर ये 28 करोड़ को भी काम मिल जाए तो यानी कि करीब एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट करना है, तो जो परिवार की परेशानी है, जो गरीबी है, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए रोज़गार पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अब रोज़गार क्यों नहीं पैदा हो रहा, उसके कई कारण हैं। वो पहले तो टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी इस तरह की नई आ रही है कि संघर्ष क्षेत्र में इतना ऑटोमेशन है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाता है। तो सर आप बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से? टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, टेक्नोलॉजी उन्नत होती जा रही है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे मैंने कहा, कृषि में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो उससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे बैंक है, आप पहले बैंक में हर काम, जो 1990 में हर काम के लिए बैंक जाते थे, पैसा डालना है, पैसा निकालना है, पासबुक भरवानी है, सब किसी को चेक देना है ना, सब बैंक में होता था। अब तो सब आप कंप्यूटर पे बैठ के कर लें, तो अब बैंक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और उसमें भी ATM वगैरह आ गए हैं, मशीन से आप कर लेंगे, बैंक की ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये ऑटोमेशन जो हर क्षेत्र में आया है, उससे रोज़गार पैदा नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव एरिया में जा रहा है, ना कि लेबर इंटेंसिव एरिया में। अब लेबर इंटेंसिव में, जैसे आपने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात की, वो लेबर इंटेंसिव है। फिर रूरल डेवलपमेंट लेबर इंटेंसिव हो सकता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर हम उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव एरिया, जैसे कि बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े रेलवे कॉरिडोर,
पहले ये जो हाईवे और रेलवे कॉरिडोर बनते थे, सैकड़ों लोग काम करते थे वहाँ पे। अब बड़े बड़े वहाँ पे बुलडोजर्स, ट्रैक्टर्स और क्रेन की वजह से वहाँ पे तो 5 लोग काम करते दिखाई पड़ते हैं। जहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं वहाँ 5-10 लोग काम करते दिखाई पड़ते हैं। अब जब घर भी बन रहे हैं तो घर पे भी जब वो ले आते हैं, जब बड़ी बड़ी मशीनें, घर के कंस्ट्रक्शन में भी खुदाई उदाई तो फटाफट कर देते हैं। तो ये जो ऑटोमेशन हो रहा है वो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट का जो प्रायोरिटी जो गलत है। सरकार जो कैपिटल इंटेंसिव एरिया को प्रमोट कर रही है, ना कि लेबर इंटेंसिव। अगर ये शिक्षा में, स्वास्थ्य में और जो इस तरह की चीज़ों में डालेंगे पैसा तो उसमें बहुत रोजगार पैदा होगा। तो जो शिक्षित जो बेरोजगार है उसको काम मिलना शुरू होगा, है ना। तो हमारी प्रायोरिटी कहाँ मिलेगा सर? शिक्षा पढ़ लेगा आदमी और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, वो जाएगा कहाँ? तो शिक्षा में जैसे कि अभी सरकारी स्कूलों में 50, 60, 70 बच्चे होते हैं। अगर वहाँ पे हर 20 बच्चों पे एक टीचर होगा तो वहाँ पे जो ज्यादा रोजगार होगा। उसी तरह स्वास्थ्य तो होगा, वो 20 बच्चे पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से, आज नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ के निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, तो वो शिक्षा में और स्वास्थ्य में और बाकी ऐसे क्षेत्रों में, और फिर उनमें हुनर होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। अभी तो हमारी शिक्षा इतनी खराब है कि जब 5वीं जमात के बच्चे जो स्कूल, गाँव के स्कूल हैं, वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते तो वो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? वो कहाँ से एक जॉब पैदा करेंगे? तो जब शिक्षा अच्छी होगी तो खुद ही अपने आप भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों से डील कर सकेंगे। तो हमारा ये एक जो स्लोगन रहा है पिछले 20 साल से, लर्निंग हाउ टू लर्न। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपको अपना काम बदलना पड़ेगा। तो यू शुड नो हाउ टू लर्न। मतलब कि ये नहीं कि आपने रट्टा मार के पढ़ लिया और फिर भूल गए। अगर आपकी जो ट्रेनिंग अच्छी होगी, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, तो आप खुद ही अपने आप बदलते रहेंगे और नए नए काम करते रहेंगे। सर ये तो स्लोगन था। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास आबादी बढ़ रही है, तो फिर तीनों को देखते हुए इसका निदान कैसा है? कैसे लोग जिएंगे? नहीं, तो ये कहना कि हमारे पास पैसा नहीं है सही नहीं है। हमारे पास साधन है ना, उसका इस्तेमाल हम सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी गलत है ना। और जो हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था है, अगर उस पर हम टैक्स लगा दें, है ना, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, है ना। अभी हम कहते हैं कि कम से कम 6% GDP का पब्लिक एजुकेशन पे होना चाहिए। कभी हमने 4% से ज़्यादा नहीं किया। और काले धन की अर्थव्यवस्था पे हम अंकुश लगा लेते हैं तो हमारे पास 10% अतिरिक्त आ जाएगा। तो काले धन वाकई लाने में नहीं, लाना नहीं मतलब दुश्वारी है? नहीं, सरकार क्योंकि या जो है उसको बाहर निकालने में? नहीं, बात यह है कि जो सत्ता पक्ष है, जैसे अभी 2000 का नोट फिर से हुआ कि साहब अक्टूबर तक उसको वापस दे दीजिए बैंक में। सत्ता पक्ष जो है ना, वो फायदा उठाता है काला धन, काली आमदनी जनरेट करके, है ना। वो अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाता, है ना। जिस दिन वो अपने ऊपर अंकुश लगाने का तैयार होगा तो जो काली अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, फिर उस पर टैक्स आपको कलेक्शन आने लगेगा। अभी तो एक जो मिली जुली वो बना लेते हैं तिगड़ी, जिसमें कि करप्ट जो पॉलिटिकल क्लास, करप्ट एग्जीक्यूटिव और करप्ट बिजनेसमैन, ये तीनों मिलकर तिगड़ी बना के जो काली कमाई करते हैं, है ना। जिस दिन वो उस पर अंकुश लगा देंगे जो सत्ता पक्ष है, तो फिर वो जो है वाइट में आ जाएगा। जब वाइट में आएगा तो टैक्स कलेक्शन होगा, तो फिर आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार जनरेटर पे, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे, और गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, वो चाहे सड़कें हों, चाहे इरिगेशन हो, चाहे टेलीकॉम हो, उन सब पे जब आप खर्च करेंगे तो अपने आप अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ेगी, फिर रोज़गार पैदा होगा। अभी जब हो क्या रहा है कि हमारी गलत नीतियाँ, गलत इन्वेस्टमेंट पैटर्न, गलत टैक्सेशन, इन सब की वजह से हम रोज़गार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सर बैंक, अच्छा, पॉपुलेशन का आपने कहा जी कि जो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर हम सही तरह से रोज़गार पैदा करेंगे तो हर एक को काम मिलेगा, तो पॉपुलेशन एसेट बन जाएगी। अभी तो बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी के रहते हुए तो फिर जब पॉपुलेशन एक जब बर्डन हो जाती है क्योंकि उसको किसी को खिलाना पिलाना पड़ता है ना। ये जो बैंक राइट ऑफ हुआ है साहब, अभी पिछले 6 साल में जो आर्टिकल कहता है 11.17 लाख करोड़, इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, जीडीपी पड़ता है, उससे पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि जो 11.17 लाख करोड़ है जो राइट ऑफ वगैरह किया गया है, तो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म है ना। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब कि जो सरकार के फेवर में है बिजनेसमैन, उनको लोन मिल जाता था बैंक से, है ना। उनको लगता था कि चुकता करने की ज़रूरत नहीं है,
और फिर जब स्थिति खराब हुई तो उससे फिर उनका जो लोन और बिगड़ एक गया। समझ में और नहीं आया सर, ये एज पर आरबीआई डाटा पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रोट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट रुपीज 8 करोड़ 16 लाख 8.16 करोड़ लाख, और दूसरा है 11.17 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर। ये फाइनेंशियल टाइम्स का, इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये है। तो ये क्या हो गया, 8.16 और फिर 11.17 करोड़, ये दो क्या है? ये मैंने देखा नहीं कि क्या आप फिगर कोट कर रहे हैं, पर एज पर आरबीआई डाटा पब्लिक सेक्टर बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रोट ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रुपीज 8.16 करोड़ and rupees 11.17 crore respectively during the last 6 financial year। तो ये जो है ना, जो पहला फिगर तो पब्लिक सेक्टर बैंक का है ना, और वो जो सेकंड फिगर है वो सारे बैंक पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को मिला के। अच्छा, ये दोनों मिला के, दोनों को मिला के, है ना। तो फिर भी साहब 11.17 करोड़ तो वो क्योंकि क्रोनिक कैपिटलिज्म रहा है, तो क्रोनिक कैपिटलिज्म में आप अनाप शनाप लोन दे देते थे और जो लेता था उसको लगता था कि अब मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब इकोनॉमी में डाउन टर्न होता है तो उस समय ये हो जाता है, तो उसका असर ये होता है कि हमारे बैंक जो हैं उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो खराब हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर वो उतना लोन आगे देते नहीं है जितना देना चाहिए, उससे फिर अर्थव्यवस्था में और परेशानी बढ़ जाती है। तो इसका असर हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है तो फिर वो ग्रोथ पे असर पड़ता है, तो जो हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है इससे कम हो जाती है। तो अभी आप क्या सोचते हैं भारत का भविष्य अगले 1 साल बाद क्या होगा? देखिए, अभी तो जो दिख रहा है, जिस प्रकार से सरकार की नीतियां चल रही हैं, इंडिया एज अ नेशन विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो नीतियां हैं इसमें बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो तो क्रिएट किए जा रहे हैं, उसमें अडानी हो गए, अंबानी हो गए। ये गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आई और प्रोफेसर अरुण कुमार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो कितनी तकलीफ होगी उनको इसको सुधारने में? नहीं, ऐसा है, देखिए कोई भी नीति है वो एकदम तुरंत नहीं बदलती है, उसको बदलने में टाइम लगता है। पर अभी की जो नीति है उसमें बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स किए जा रहे हैं, और नीचे 80 करोड़ चेंज नहीं, वही मैं आ रहा हूँ। तो 80 करोड़ जो नीचे के हैं, जहाँ पे की परेशानी ज़्यादा है ना, वो 80 करोड़ हो 90 करोड़ हो जो भी हैं, जो असंगठित क्षेत्र के हैं, तो उसको हमको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, कृषि को डायनामिक करना पड़ेगा। तो ये सबसे 46% से वही हो जाएगा साहब जो आज से 100 साल पहले 50 साल पहले था। नहीं, वो बात नहीं। भारत कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान तो अभी नहीं होगा, पर कृषि में परेशानी है, कृषि में आमदनी नहीं बढ़ रही। 85% जो कृषक हैं वो बहुत कम आमदनी में हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, हमें उनको संभालना है ना। जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप का, है ना, तब उनकी आमदनी बढ़ेगी। और दूसरा, जो वहाँ पे कृषि में काम करते हैं वर्कर्स, एक मिनट थोड़ा ये समझिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब सब क्रॉप्स को मिलेगा तो मतलब कि उनका जो प्रॉफिट होगा, अभी वो लॉस में है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप पे होगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, उसके साथ साथ जो उनके वर्कर्स हैं जिनको अभी बहुत कम पैसा मिलता है, उनको लिविंग वेज मिलनी चाहिए। जिस दिन उनको लिविंग वेज मिलेगी उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो वर्कर्स को लिविंग वेज होनी चाहिए, और जो कृषक है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए सारे क्रॉप्स का, जिससे कि उसकी आमदनी बेहतर हो। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जब ये डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बेहतर करेगी। और ये कहाँ पे बेहतर करेगी, जो हमारा माइक्रो सेक्टर है जिसमें 6 करोड़ यूनिट हैं, जिसमें हमारा MSME का 97% एम्प्लॉयमेंट है। माइक्रो सेक्टर को कैसे हम सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको मार्केटिंग, उनको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। हाँ, तो उनके कोऑपरेटिव बना के उनको करेंगे। तो एग्रीकल्चर में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो, और यहाँ पे जो माइक्रो सेक्टर, इनको कोऑपरेटिव वे में इनको ये तीनों चीज़ सप्लाई करें। तो यहीं पे तो 94% एम्प्लॉयमेंट है। जब 94% की आमदनी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप बेहतर करेगी, क्योंकि अभी ये 94% है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा नहीं हो रही है। तो हम लोग अगर ऑल्टरनेट पॉलिसीज़ की बात करें तो ये ज़रूरी है। तीसरी बात, GST ने बहुत परेशान किया है असंगठित क्षेत्र को, तो GST को हम रिफॉर्म करके लास्ट पॉइंट टैक्स बना दें। वो है तो लास्ट पॉइंट टैक्स, पर वो हर स्टेज पे कलेक्ट होता है। इनपुट क्रेडिट देते हैं, फिर इनपुट क्रेडिट का जो वो टैक्स में जो छूट देते हैं, ये सब करते हैं, है ना। वो सब खत्म हो जाएगा तो सारी जो समस्या खत्म हो जाएगी असंगठित क्षेत्र की।
तो फिर जो हमारा जो MSME सेक्टर है उसको माइक्रो अलग कर दें, स्मॉल और मीडियम अलग कर दें, है तो माइक्रो के लिए अलग नीतियां बनाएं। अभी तो जो सारी नीतियां बनती हैं उसका मीडियम स्केल सेक्टर सारा लाभ उठा लेता है, माइक्रो तक कुछ पहुंचता नहीं है। तो ये सारी नीतियां अगर हम बदलेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न बदलेंगे, अपना टैक्सेशन बदलेंगे तो ये होगा। पर इसको करने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। आप धीरे धीरे करेंगे तो पॉलिसीज बदलेंगी। तो सर वो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो अभी जो आ रहा है वही आएगा, उसी में से लगाएंगे। क्योंकि जब आप काले धन की अर्थव्यवस्था को टैकल कर लेंगे तो अभी जो आपका टैक्स GDP रेशियो 17% है वो 40% हो जाएगा। अच्छा। तो जब 40% होगा तो आपके तो बहुत टैक्स रिसोर्सेज आएंगे। फिर आपका जब जो बजट में डेफिसिट खत्म हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होने लगेगा, उससे भी आपका पैसा रिलीज होगा, वो भी आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी जो फिस्कल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है ना, टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, ये जब बदलेंगे तभी बदलाव आएगा। ये सब में बदलाव की जरूरत है, तभी जाके भारत और हमारा इंडिया, नहीं इंडिया तो अब भारत हो गया, भारत का कुछ आगे चल के हम लोग सोच सकते हैं। अदरवाइज वी विल बी इन डीप ट्रबल नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। मतलब आगे का भविष्य तो अब कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा 4 साल, 5 साल या 10 साल, है ना। पर अगर ये नीतियां नहीं बदलेंगे तो परेशानी बढ़ती जाएगी। जी चलिए साहब, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपसे आपने बहुत सा क्लियर कर दिया। जो हमारे छोटे मोटे YouTube पर देखते हैं ना, उनको समझ में 10% भी आ जाए तो शायद सरकार तक बात पहुंच जाएगी। तो आज हमारे साथ थे प्रोफेसर अरुण कुमार साहब। इन्होंने बड़े तफसील में बताया कि कहाँ खराबी है, कहाँ अच्छाई है, कैसे सुधर सकता है। इन्होंने सुझाव भी दिया है। शायद ये सरकार तक ये वीडियो पहुँचे तो सरकार इस पर कुछ उचित कदम जल्द से जल्द उठाए कि फिर आगे वाला जो दिन, भविष्य जो अंधकार दिख रहा है वो अंधकार न दिखे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्ते।